नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान ने ईरानियों की शहादत का जज्बा आज अमेरिका को दिखाकर बता दिया है कि ट्रंप चाहे जितने अल्टीमेटम दे दें, ईरान को वो हरा नहीं पाएंगे। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल रात को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब हम लोग न्यूज पॉइंट किए, उसके बाद लगभग 11 बजे हिंदुस्तान के समय के अनुसार लगभग 1.5 घंटे तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी चली है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान को फिर बड़े हमले की चेतावनी दी। और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का भी कहना है कि ईरान पर आज यानी मंगलवार को, आज जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और उधर अमेरिका में अब सुबह से दिन की तरफ बढ़ रहे हैं अमेरिकन्स, और वहाँ के मंगलवार और वहाँ को के रात 8 बजे यानी हम अपने देश में कल सुबह 5:30 बजे हमले होंगे, ये कहा गया है। हेगसेथ कह रहे हैं कि आज मंगलवार को बड़े हमले हम करेंगे। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोलता है तो उसके बिजली संयंत्रों और पुलों पर बमबारी की जाएगी। और इसकी शुरुआत भी इन्होंने कर दी है। लेकिन इन धमकियों पर आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान ने क्या कुछ कहा है, जरा वो बताता हूं। कह रहे हैं कि 1,40,00,000 से अधिक ईरानी लोगों ने अभियान में अपनी जान देने के लिए तैयार रहने का इरादा जताया है। मैं भी ईरान के लिए अपनी जान देने के लिए पहले भी तैयार था, अब भी हूं और आगे भी रहूंगा। यानी यहां जान देने की बात आ गई। जिस देश का राष्ट्रपति खुद कहे कि मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं, जिस देश के सर्वोच्च नेता ने अपनी शहादत दे दी, क्या उस ईरान को अमेरिका और इजराइल कभी हरा पाएंगे? ये चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। आपको बता दूं कि कल की ट्रंप की धमकी के बाद आज इजराइल ने फारसी भाषा में एक अल्टीमेटम ईरानी जनता को दिया है। इजरायली सेना ने कहा है कि आपकी सुरक्षा के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस समय से लेकर ईरान के समय के हिसाब से रात 9 बजे, भारत के समय के अनुसार रात 11 बजे तक आप पूरे ईरान में ट्रेन का इस्तेमाल करने और उससे सफर करने से बचें। इस बयान में आगे कहा गया है कि ट्रेनों पर और रेलवे लाइनों के पास आपकी मौजूदगी आपकी जान को खतरे में डालती है। हालांकि इस एडवाइजरी में किसी खास इलाके या रेल मार्ग का जिक्र नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट नहीं है कि इजराइल किस इलाके को निशाने पर लेगा। वैसे भी इस तरह की बातों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जब मिनाब की स्कूल पर हमला किया गया था या अभी विश्वविद्यालयों पर, यूनिवर्सिटीज को निशाने पर लिया जा रहा है, तब तो ऐसी तथाकथित एडवाइजरी जारी नहीं की जा रही है। खैर, एडवाइजरी जारी करें या ना करें, ईरान के ऊपर इजराइल ने और अमेरिका ने जिस ढंग से बम्बार्डिंग की है अब तक, वो और उसमें उन तमाम जितने नियम कायदे हैं, चाहे वो हेग कन्वेंशन की बात हो, चाहे वो यूएन चार्टर की बात हो, ऐसे तमाम जिनेवा कन्वेंशन की बात हो, सबकी आपने धज्जियां उड़ा दी हैं। यानी अमेरिका और इजराइल ने इन तमाम कन्वेंशंस, तमाम चार्टर्स, इन सब की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। और इसीलिए एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू समय बता रहे हैं कि हम इसके बाद हमला करेंगे, और उधर अपनी ही बातों को झुठलाते हुए हमले भी कर रहे हैं। तस्मीन न्यूज़ एजेंसी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कराज में एक नागरिक रेलवे स्टेशन को पर घातक हमला किया है, हवाई हमला किया है रेलवे पर, और इसमें कुछ लोगों की मौत की भी खबरें हैं। 2 लोगों की मौत की खबर आई है। हालांकि इन हमलों के बावजूद ईरान की हिम्मत में रत्ती भर भी कमी नहीं दिख रही है। ईरानी संगीतकार अली गमसारी, जी हां, अली गमसारी तेहरान के दमावंद बिजली प्लांट में अपने वाद्य यंत्रों के साथ पहुंचे और बम के धमाकों के जवाब के लिए संगीत के सुरों को चुना उन्होंने। आइए जरा दिखाते हैं, देखते हैं उनको किस ढंग से ये पहुंचे हुए हैं बिजली संयंत्र, दमावंद बिजली संयंत्र। और अली गमसारी ईरानी संगीतकार हैं। ये देखिए, जरा फुल स्क्रीन ले आइए, जरा म्यूजिक के साथ सुनते हैं इनको।
अली गमसारी को आपने सुन लिया, ये म्यूजिशियन हैं और ये पहुंच गए, देख लीजिए आप कहां पहुंचे हुए हैं। ये बिल्कुल उसी बिजली संयंत्र के पास पहुंचे हुए हैं जिसको भी निशाना बनाने की बात कही जा रही है। और ये दमावंद बिजली प्लांट है तेहरान का, और यहाँ पे पूरे तेहरान में बिजली की सप्लाई यहाँ से होती है। आपको बता दूं कि इस बिजली प्लांट से तेहरान की आधी बिजली आपूर्ति होती है। गमसारी ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकने में मदद करने के लिए संगीत की रचना करेंगे। ईरान के दूसरे कलाकार भी धीरे धीरे तमाम बिजली प्लांटों के आसपास जमा होना शुरू हो गए हैं। वहीं ईरान के सरकारी टेलीविजन पर सुप्रीम काउंसिल ऑफ यूथ एंड एडोलसेंट्स माफी चाहूंगा के सचिव, युवा और खेल मामलों के उपमंत्री अली रेजा रहीमी ने एक न्यूज़कास्ट में ह्यूमन चेन की अपील करते हुए कहा है कि पावर प्लांट जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति और पूंजी है, चाहे किसी भी पसंद या राजनीतिक नजरिए से देखें, वो ईरान और ईरानी युवाओं के भविष्य के हैं। रहीमी ने सोशल मीडिया पोस्ट में भी लिखा है कि हम सब हाथों में हाथ डालकर यह कहेंगे कि सार्वजनिक ढांचे पर हमला करना युद्ध अपराध है। ईरानी मंत्री, ये युवा मंत्री जो हैं, इन्होंने सभी युवाओं, एथलीटों, कलाकारों, छात्रों, यूनिवर्सिटी के छात्रों और उनके प्रोफेसरों से पावर प्लांट के चारों तरफ मानव श्रृंखला बनाने की अपील की है। आपको बता दूं कि इससे पहले 2005 और 2006 में ईरान ने पश्चिम एशिया के साथ तनाव के चलते अपने न्यूक्लियर साइट्स के चारों तरफ ह्यूमन चेन बनाई थी। ईरान एक तरफ अपने बमों और मिसाइलों से बड़े हमले कर रहा है, और ये जो हमला दिखाई दे रहा है ये ईरान ने इजराइल पर किया है। हाइफा शहर का ये है, हाइफा शहर में ये हमला, और ये ईरान कर रहा है। तो दूसरी तरफ रचनात्मकता का परिचय भी ईरान दे रहा है। अमेरिका और इजराइल इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। कल जिस ईरान के शरीफ विश्वविद्यालय पर अमेरिका ने हमला किया, आज वहां गणित के एक प्रोफेसर राख और मलबे के बीच ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। जरा उस तस्वीर को भी ले आइए। यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर उस जर्जर उसमें यूनिवर्सिटी की पहली मंजिल पर बैठकर या दूसरी मंजिल पर बैठकर, ये देखिए, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। मलबा है नीचे बिखरा हुआ, लाश राखें हैं, और ऊपर देखिए कभी भी ये जो फॉल सीलिंग है वो गिरने का डर है, लेकिन फिर भी ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो वहीं एक और ईरानी हमलों के खतरे के चलते मंगलवार को सऊदी अरब और बहरीन द्वीप जो है, ये दोनों जो राज्य हैं, इन दोनों को जोड़ने वाला एक प्रमुख पुल किंग फहद काजवे बंद कर दिया गया है। जबकि कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने चेतावनी दी है कि हम जल्दी ही ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां ईरान पर युद्ध को नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा, और हम उस बिंदु तक बहुत थक चुके होंगे। देखिए, ये बात इन्होंने बहुत पते की कही है, और दूसरे ढंग से कहा जाए तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जंग रुकनी चाहिए, क्योंकि ये साफ कह रहे हैं कि हम उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे जहां हम थक चुके होंगे और उसके बाद कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, अनियंत्रित होगा। यानी अमेरिका का साथ देने वाले अब डर रहे हैं और थक रहे हैं। इधर ब्रिटेन ने, जी हां, ब्रिटेन ने भी अब अमेरिका से फिर कहा है कि ईरान के बिजली संयंत्रों या पुलों पर हमले के लिए उसके सैन्य अड्डों का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी साफ साफ कह दिया है कि हमारे सैन्य अड्डों का इस्तेमाल अमेरिका करना चाहे तो हम नहीं करने देंगे। वहीं ट्रंप द्वारा प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई का विरोध करने वाले अमेरिकी सांसदों की लिस्ट भी काफी बढ़ गई है। अभी कल ही हमने आपको बताया था 8 से 10 अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप के इस जो उनकी गलत बयानी थी, जो अपशब्द थे, उसके खिलाफ, और साथ साथ ट्रंप जिस ढंग से यहां अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के ऊपर, उस हमले के खिलाफ यहां पर अमेरिकी सांसदों की लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। अमेरिका के लोग अब ट्रंप के कारण अपनी छवि की चिंता करने लगे हैं। ट्रंप लगातार ईरान में मारकाट को बढ़ा रहे हैं। हालांकि ईरान ने अब भी अमेरिकी जनता के लिए सहानुभूति दिखाई है, और साउथ अफ्रीका की ईरानी एम्बेसी, ईरान का जो राजदूतावास है साउथ अफ्रीका में, उसने क्या लिखा है
जरा ये देखिए, अमेरिका मुर्दाबाद या अमेरिका का नाश हो का नारा अमेरिकी नागरिकों के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी सरकार की नीतियों के लिए है। यानी साफ साफ ये अमेरिका के लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति है, लेकिन अमेरिका मुर्दाबाद या अमेरिका का नाश हो का मतलब अमेरिकी नागरिक नहीं है बल्कि अमेरिका की सरकार है, अमेरिकी सरकार है। ये यहां इन्होंने कहा है साउथ अफ्रीका की ईरानी एम्बेसी ने साउथ अफ्रीका में। इस बात से फर्क जाहिर हो जाता है दोस्तों कि कौन सभ्य है और कौन स्टोन एज की मानसिकता यानी पाषाण युग की मानसिकता में जी रहा है। आपको याद होगा कि पाषाण युग यानी स्टोन एज में ले जाने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी और अमेरिका इस धमकी को लगातार दे रहा है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान आया है। जेडी वेंस यहां पर फिर धमकाते हुए नजर आते हैं। जेडी वेंस यहां दो बातें कह रहे हैं। पहली बात उन्होंने साफ साफ कही है कि अब गेंद ईरान के पाले में है। यहां साफ साफ जेडी वेंस ने कही है कि अब गेंद ईरान के पाले में है। युद्ध शुरू होने से पहले भी ईरानी वार्ताकार तेज नहीं थे और अब तो बिल्कुल भी नहीं हैं। हम मानते हैं कि कभी कभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचने में देरी होती है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमें सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी। हमें आज रात 8 बजे तक ईरान से जवाब मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वो सही जवाब देंगे, क्योंकि हम वास्तव में एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां तेल और गैस का निर्बाध प्रवाह हो, जहां लोग अपने घरों को गर्म और ठंडा रख सकें, जहां लोग काम पर जाने के लिए परिवहन का खर्च उठा सकें। इन्होंने ये कही है। और इसके बाद फिर दूसरी बात इनकी है, बहुत महत्वपूर्ण आ जाती है, जो कह रहे हैं कि ईरान को पता होना चाहिए, यानी उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे उपाय मौजूद हैं। ईरान को पता होना चाहिए कि हमारे, जेडी वेंस कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे उपाय मौजूद हैं जिनका हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। राष्ट्रपति उनका इस्तेमाल करने का फैसला कर सकते हैं और अगर ईरानी अपना रवैया नहीं बदलते हैं तो वो निश्चित रूप से उनका इस्तेमाल करेंगे। ये वो कौन सी चीज़ है जिनका इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं और राष्ट्रपति के नाम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है और ये जेडी वेंस की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जेडी वेंस यहां से धमकाते हुए ईरान को नजर आते हैं। ईरान से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, खबरें अमेरिका से भी आ रही हैं, उसको आगे और हम उस पर लेके आएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी इस वक्त आ चुका है। जरा डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को देख लेते हैं। यहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा। देखिए, सीधे सीधे धमकाते हुए, आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा जिसे फिर कभी जीवित नहीं किया जा सकेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद यही होगा। हालांकि अब जब सत्ता में पूर्णतः परिवर्तन हो चुका है, जहां अलग, अधिक बुद्धिमान और कम कट्टरपंथी सोच वाले लोग हावी हैं, तो शायद कुछ क्रांतिकारी और अद्भुत घटित हो सकता है। कौन जानता है, आज रात हमें पता चल जाएगा, जो विश्व के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। 47 वर्षों के जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मृत्यु का अंततः अंत होगा। ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। ये सीधे सीधे ट्रंप धमकाते हुए और ये बात रखते हुए कि आज की रात, कत्ल की रात, यानी एक सभ्यता का अंत हो जाएगा। चलिए, क्या सचमुच उसी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या अंत नहीं होगा इसके बाद? आइए आज चर्चा करेंगे कि क्या ईरान के जज्बे का मुकाबला कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप इतना कहने के बाद भी। इधर ब्रिटेन ने अमेरिका से फिर कहा है कि ईरान के बिजली संयंत्रों या पुलों पर हमले के लिए उसके सैन्य इस्तेमाल नहीं होंगे। तो वही दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि कई अलग अलग जगहों से ये तमाम बातें इस ढंग से आ रही हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि दुनिया के दूसरे देश, दूसरे लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं हैं। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक सभ्यता के अंत की धमकी दे रहे हैं। और इन सब के बीच क्या ईरान के जज्बे को, जी हां, क्या ईरान के जज्बे को यहां पढ़ पाए हैं डोनाल्ड ट्रंप? इसका मुकाबला कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू? आइए इसकी चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल सिन्हा जी और डॉक्टर राकेश पाठक जी। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सभ्यता का अंत क्या आज रात हो जाएगा? बहुत दुखद ये सेंटेंस सुन के मैं तो कांप उठा हूं, सच बता रहा हूं।
मुझे इस सेंटेंस को सुनाने में, पढ़ने में बहुत तकलीफ हुई, चूंकि यहां रखना है, बातें रखनी है, इसलिए मैं रख रहा हूं, वरना बहुत तकलीफ हो रही है कि कैसे किसी सभ्यता की अंत की धमकी कोई दे रहा है। स्वामी जी, देखिए राजीव जी, अंत तो होना चाहिए था असभ्यता तक। जो असभ्यता हो रही है इस समय विश्व के परिप्रेक्ष्य में, और ये बात कर रहे हैं सभ्यता के अंत की। असभ्यता खत्म होनी चाहिए थी और खत्म कर रहे हैं सभ्यता को। सभ्यता का तो हम पूरे विश्व को सभ्यता की आवश्यकता है। देखिए, जो जेडी वांस ये बात कह रहे हैं, और जिस प्रकार से मुझे तो ऐसा लग रहा, परिदृश्य नजर आ रहा है जब गोडसे बंदूक लेकर गांधी को मारने का प्रयास कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि उसी प्रकार का संघर्ष है जैसा गांधी और गोडसे के बीच में हुआ था। गांधी एक तरफ हे राम कह के अपने प्राण त्यागते हैं और दूसरी तरफ गोडसे उन पे गोली दागता है। उसी प्रकार की चीज हो रही है कि ईरानी म्यूजिशियन वहां जाकर म्यूजिक बजा रहे हैं, शांति का संदेश दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इस प्रकार की धमकी मिल रही है और ये कह रहे हैं कि निर्बाध तेल की आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए वेनेजुएला के अंदर आक्रमण करके वहां की सॉवरेन गवर्नमेंट के, वहां के राष्ट्रपति को और उनके पत्नी को उठा लाना, आपको किसने अधिकार दिया है कि आप क्यूबा के लोगों का जीवन दूभर बना दें, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाएं? और मैं तो वास्तविकता में राजीव जी, मुझे लगता है कि अगर तीन बड़ी बड़ी शक्तियां, देखिए चार बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, एक ने तो अपना हाथ खींच लिया है, यूरोप के एक एक देश ने अमेरिका से अपना हाथ खींच लिया है, लेकिन जो बाकी तीन शक्तियां हैं, इनसे भी आज इतिहास इनसे जवाब मांगेगा थोड़े दिनों के बाद, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, और चाहे वो भारतवर्ष हो। और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया से भी जवाब मांगेगा कि जिस समय इस तरह का दुस्साहस हो रहा था और इस तरह की चेतावनी दी जा रही थी, जहां सभ्यता को खत्म करने की बात हो रही थी, आप लोग अपने हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हुए थे? अगर ये चार देश आज के तारीख में ये डोनाल्ड ट्रंप को संदेश दे दें कि इस प्रकार से सभ्यता का अंत करने के बजाय अपनी असभ्यता का अंत कीजिए और इस प्रकार से विध्वंस की ओर अगर विश्व को ले जाएंगे, तो हम लोग भी शांत नहीं बैठेंगे। मरेंगे तो सब मरेंगे, लेकिन सभ्यता को मरते हुए हम लोग नहीं देखेंगे। देखिए, अभी तक हमने राजीव जी कहानी सुनी थी भस्मासुर की, और भस्मासुर ने हमारे इतिहास में कि भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दे दिया, तो उस आशीर्वाद पे वो अजर अमर हो गया, जिसपे हाथ रखेगा उसे भस्म कर देगा, और महादेव के ऊपर ही हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। आज उसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और उसी प्रकार से मेरे ख्याल से मानवता के अगर प्रहरी अपने को मानते हैं भारतवर्ष, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया, तो इनको ये कहना होगा अमेरिका को, वरना पूरे विश्व के अंदर विध्वंस का वो तांडव होगा। कहीं अमेरिका तांडव करेगा, कहीं चीन करेगा, कहीं रूस करेगा, कहीं नॉर्थ कोरिया करेगा। भारत तो ऐसा कभी करता नहीं है। इसलिए मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए डोनाल्ड ट्रंप के इन पागलपन के इरादों को नेस्तनाबूद करने का उत्तरदायित्व आज के तारीख में मेरे भारत देश का भी है, चीन का भी है, रूस का है और नॉर्थ कोरिया का है। अगर इस समय हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और केवल डिबेट करते रहे, और ईरान का अगर इस प्रकार का कोई बाल बांका होता है, लेकिन मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप कल सुबह फिर एक ट्वीट करेंगे और फिर एक डेडलाइन को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस प्रकार से विश्व को ये अनिश्चितता की ओर ले जा रहे हैं और विध्वंस की ओर ले जा रहे हैं, उसके बाद ये भी नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा और पूरा विश्व खत्म हो जाएगा, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप की, जेडी वांस की और अमेरिका के उन नीति निर्धारकों की होगी, जो विश्व को विध्वंस की ओर ले जाएंगे। क्योंकि ये जब विध्वंस होगा, जिस प्रकार का डिटर्मिनेशन ईरान के अंदर दिख रहा है कि वहां के प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, सारे लोग अगर ये कह रहे हैं कि पावर स्टेशन के आसपास जाके खड़े हो जाएंगे और उनकी देश की करीब 20% जनसंख्या अपनी जान देने को तैयार खड़ी हुई है, जिनकी संख्या बढ़ जाएगी, उसके बाद विध्वंस दिखाई पड़ेगा, केवल रोते कलपते लोग दिखाई पड़ेंगे, और इसकी पूरी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी धमकी, अब तक की सबसे बड़ी धमकी कह सकते हैं, लेकिन इस धमकी को किस ढंग से लेगा ईरान, ये एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर साहब, जरा आना चाहता हूं आपके पास। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि आज रात एक सभ्यता का अंत हो जाएगा, क्या माना जाए? क्यों इतनी बड़ी धमकी? और अगर ये सिर्फ धमकी है तो क्यों ऐसा? और अगर सचमुच करने जा रहे हैं, तब भी सवाल उठता है कि क्या दुनिया के नियम कायदे खत्म हो गए हैं? क्या हेग कन्वेंशन
जिनेवा कन्वेंशन, यूएन चार्टर, सारे खत्म हैं, कुछ नहीं यहां पे। आखिर हम जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं, हम जिस सभ्य लोगों के बीच यानी अपने आप को सभ्य कहते रहे हैं, ये उस दिशा में हम जा रहे हैं। हमारे साथ मीर जावेद अब्बास साहब भी जुड़ गए हैं सीधे ईरान से। मीर जावेद अब्बास साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी राजीव जी, चाहें तो पहले अब्बास साहब से संपर्क कर लें, क्योंकि वहां लगातार संपर्क की दिक्कत आती है, तो पहले उनसे सवाल ले लीजिए आप। अब्बास साहब, आवाज आ रही है मेरी? अब्बास साहब का नेटवर्क बहुत डाउन है, मैं समझ सकता हूं आज और भी ज्यादा ईरान में और भी जी राजीव जी, आवाज आ रही है? जी अब्बास साहब, जरा अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपसे जल्दी आपसे मैं कुछ सवालों का जवाब लूं। और चूंकि आप बैठे हुए हैं जहां पे, मैं समझ रहा हूं कि नेटवर्क की बहुत कमी है और उससे युद्ध क्षेत्र में आप हैं, और अगर आप जुड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। जरा आपसे समझना चाहता हूं अब्बास साहब कि ये धमकी जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार दे रहे हैं, इन धमकियों को ईरान के लोग कैसे ले रहे हैं, और ईरान के लोगों से जो अपील की गई है राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने, फिर वहां के मंत्रियों ने जो अपील की है कि ह्यूमन चेन बनाइए यानी मानव श्रृंखला बनाइए और इन सब जगहों को घेर लीजिए, ये इसके बाद क्या कुछ हो रहा है ईरान में, कैसी हलचल है इस वक्त, जरा ये समझना चाहता हूं आपके जरिए। अब्बास साहब का नेटवर्क बहुत डाउन है, जरा कोशिश। जी अब्बास साहब प्लीज अपनी बात रखिए। जी, आवाज आ रही है। मैंने आपका सवाल नहीं सुन पाए आप, मैं ये सवाल जैसे कि आपने प्लीज। थोड़ा वो डिस्टर्बेंस है, रुक के आ रही है, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो राजीव जी, पहले तो आप सबके खिदमत में आदाब अर्ज करते हैं। जो पहला सवाल था आपका वो ये था कि यहाँ के जनता की क्या हालत है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे संघ की प्रेसिडेंट है, उन्होंने धमकी दी है कि कल ईरानी टाइम के सुबह वो कुछ करने वाले हैं, या शायद ना भी करें, क्योंकि वो अलग अलग तरीके के नशा लेते हैं, तो पता नहीं कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। मगर यहाँ के जो जनता है, यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो लोग है, जैसा कि मैंने पहले भी आप ही के इस चैनल में कहा था कि कोई उनके इरादे में या कोई उनके जो टॉपिक्स है या उनके जो मौजूआत है उस पर कोई तब्दीली नहीं है। और इत्तेफाकन वो अभी आप देखेंगे कल परसों तरसों जुमे तक यहाँ की जो मोर्चा की जो तादाद है वो कई गुना बढ़ने वाली है। अब ये बढ़ने वाली का ये क्यों बढ़ेगा, इसका रीजन क्या है? वो इसलिए है कि क्योंकि कल रहबरे शहीद का 40वां है, तो कल से यहाँ के जो चौराहों पर, यहाँ के जो सड़कों में जो आबादी आती थी और आएगी, वो कई गुना बढ़ जाएगी। उनकी याद में 3 दिन लगातार यहाँ पर वो शोक मनाया जाएगा। तो इसके खातिर यहाँ पर लोग जमा होंगे। और जहां तक बात जो हमारे ट्रंप की संघ की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया है, उसका यहाँ पर कोई बातचीत या कोई जिक्र तक भी यहाँ पर नहीं हो रही है। जी जरा ये बताइए। जी प्लीज अपनी बात आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, अच्छे से आ रही है, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी, तो मैं यही कह रहा था राजीव जी, देखिए हम इतने लाचार हो गए, इतने हमारे पर दरवाक़े अत्याचार हो रहा है, आप जैसे पत्रकार और ये जितने भी हमारे जो रिस्पेक्टेड जो यहाँ पर लोग आते हैं बात करने के लिए, हमारे पर एक तरह का अत्याचार हो रहा है, क्योंकि हम एक ऐसे प्रेसिडेंट की या उसके बातों के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पर मजबूर है, क्योंकि उनकी एक जो पोजीशन है, तो क्योंकि उनका सिस्टम भी फेल है, तो हम मजबूर हैं कि उनके इन बातों पर आकर यहाँ पर डिस्कशन करें। वरना सब जानते हैं, एक जंग पहले रोज से लेकर आज तक हम देखते हैं कि वो जितने भी उन्होंने बयान दिए हैं, जितने भी उन्होंने धमकी दी है, या तो वो बोलते हैं या करते नहीं है, या वो नहीं बोलते तो कर देते हैं। तो उनकी
जहनी मेंटालिटी कुछ इस तरह से है। तो आजकल वैसे भी एक एक्रोनिम चल रहा है, टैको कहते हैं, यानी ट्रम्प ऑलवेज चेक इन आउट। तो ये डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद अब्बास जी। जी के शक्ल में अब्बास जी को दोबारा कनेक्ट करने। जी जी अब्बास जी, जी प्लीज़। जी, दूसरा जो सवाल आप जो पूछ रहे थे कि यहाँ पर वो जो ह्यूमन चेन की जो बात हो रही थी, तो यहाँ के जो कुछ आइलैंड है, खिश्म आइलैंड है या खार्क आइलैंड पर, वहां पर जब धमकी दी गई कि ट्रूप्स उतारे जाएंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड होगा, हमला होगा, तो वहां पर हमने देखा कि वहां के लोगों ने ये ह्यूमन चेन को बखूबी से 2-3 रोज तक उन्होंने वहां पर दिखाया था। तो इस बात, ये जो ह्यूमन चेन का एक जो जो दिखता है, जो हदफ दिखता है, या खुद आपने जो अभी कुछ देर पहले आपने एक पावर प्लांट के पास एक ईरानी बैठकर वो जो कुछ बजा रहे थे, जी उसका भी अगर आप देखें तो यहाँ पर उनके लिए क्लियर है, उनके अहदाफ क्लियर है। वो कह रहे हैं कि हम हर वो चीज के लिए हम हदफ है हमारे लिए क्लियर है, हम किसी चीज से हम डरने वाले नहीं, हम रेडी हैं करने के लिए। जी जावेद जावेद साहब, जरा ये बताइए कि ये जो अभी अभी ट्वीट आया है डोनाल्ड ट्रंप का कि एक सभ्यता का अंत हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त कर देंगे, इसको ईरान कैसे ले रहा है ओवरऑल? पर इसका कोई भी असर नहीं है, क्योंकि इस यहाँ के जनता के पास पिछले 47 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उन्होंने देखा है क्लोजली अमेरिका और उनके पॉलिसीज और उनके जितने भी इनडायरेक्ट वे के जो हमले यहाँ पर हुए हैं, उन्होंने देखा है, उनको समझ आती है। तो अगर आप देखें तो इस 47 इयर्स में इन्होंने जो कुछ भी झेला है, चाहे वो इराक की 8 साल की जंग क्यों ना हो, या वो अंदर के इलेक्शन के जरिए से कोई प्रोपेगेंडा करना हो, या वो दूसरे अलग अलग जो इन्होंने कारनामे यहाँ पर किए, या राइट्स के शक्ल में, इन्होंने पूरा देखा है, उनको तजुर्बा है। इन्होंने नजदीक से दर किए हैं, और यहाँ को कह रहा है ये, इसका कोई भी यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कॉलेज जाता हूँ, यहाँ पर रोड साइड में फिर चलता हूँ, फिर तो मुझे यहाँ पर किसी तरह नहीं दिखता। हत्ता मैं, मेरे जो पड़ोस हैं वो जो ईरानी है, वो भी इसके ऊपर बात भी नहीं करते। तो ये मेरे लिए वाकई एक ताजुब है कि यहाँ से ये समझ आता है कि इनकी जनता को एक समझ है, ये समझते हैं और ये दर्द करते हैं कि ये सारे धमकी किस तरह से। जी ये बताइए कि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने जो इज़राइल ने जो फारसी में एक नोटिफिकेशन दिया है ईरानी जनता के लिए, ईरानी आवाम के लिए, उस और जिसमें उसने कहा है कि आप रेलवे से सफ़र मत कीजिए, रेल का इस्तेमाल मत कीजिए। इसके बाद एक रेल के ऊपर बम्बार्डिंग की खबर भी आई है, तस्मीन न्यूज़ की रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूं। ज़रा बताइए कि क्या सचमुच वो इज़राइल ने इस ढंग का कोई नोटिफिकेशन जारी किया है ईरानी जनता के लिए, और उसके बाद क्या सचमुच वहां पे किसी रेलवे के ऊपर हमला हुआ है? बताया ये भी जा रहा है कि 3 पुलों के ऊपर भी हमला हुआ है, और दक्षिण और सेंट्रल ईरान के पुल हैं, ब्रिज हैं। क्या ये इसकी मतलब पुष्टि हुई है क्या? जी राजीव जी, मैं अभी अभी देख रहा था इसको, फिर से एक बार कंफर्म करना चाह रहा था कि जो बातें अभी अखबारों में फैल रही है क्या वो सही है या नहीं। तो मुझे पता चला कि यहाँ के पुल के ऊपर और यहाँ के हाईवेज के ऊपर, खासतौर पर वो
तेहरान इस्फान के रास्ते में, और हत्ता मैंने सुना कि यहाँ के रेलवे स्टेशन के पर भी उन्होंने हमला किया है, जिसके नतीजे में खुद यहाँ के रेलवेज ने सस्पेंड कर दिया है सारे जितने भी सफर हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने लोग और जनता की सेफ्टी बनी रहे। जी जी आवाज क्यों कर रहे? जी अब्बास साहब, आवाज आ रही है राजीव जी? जी आ रही है, आवाज आ रही है। ये बताइए आप अभी किस शहर में हैं? कोम में हैं क्या आप? जी जी, मैं खूब में रहता हूँ राजीव जी। हाँ, तेहरान ये से बताइए। 100-120 किलोमीटर के उस पार एक जी ये बताइए कि अभी 2 दिन पहले कौम शहर पे भी बम्बार्डिंग हुई थी कि कुछ सिविल इलाके में सिविलियंस मारे गए। ये कितनी दूरी पे है? और कुछ तस्वीरें आप लोगों के ज़रिए आई हमारे पास, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बच्चे, महिलाएं, जो बुजुर्ग हैं वो ये सब सड़कों पे हैं रात का वक्त। वो तस्वीर भी हम ले आएंगे अभी स्क्रीन पे। अभी कल रात की तस्वीर है। इसमें ये वाली तस्वीर शायद आपके आसपास की तस्वीर होगी। दूसरा ये तस्वीर भी है जिसमें महिलाएं हाथ में बंदूक लिए और जा रही हैं जीप में, खुली जीप में। ये सारी तस्वीरें कोम शहर की ही है। तो आपसे ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि इतना सब होने के बाद आखिर ये जज्बा कैसे है लोगों के अंदर कि वो खुलेआम घूम रहे हैं, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों? क्या वहाँ के लोग कह रहे हैं, ये ज़रा बताइए। और ये जब इलेक्ट्रिसिटी और पानी और ऐसी चीज़ों पे जब हमला होता है, यानी जो एनर्जी सप्लाई के सिस्टम्स हैं उन पे हमला होता है, संयंत्रों पे हमला होता है, तो क्या वहाँ ब्लैकआउट की भी सिचुएशन है या कुछ और? ये बताइए। और तीसरी है इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि डेली नीड्स की मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि दुकानों के क्या हाल हैं, दुकानें खुली हैं कि बंद हैं, ये सब ज़रा। ठीक है, मैं इसी आपके आखिरी सवाल से शुरू करता हूँ। देखें राजीव जी, जब हमारे जहनों में या जंग या वॉर जब हम सुनते हैं तो हमारे जहनों में कुछ सवालात आ जाते हैं कि ये समझते हैं कि क्या वहां पर खाने पीने के लिए चीजें हैं या नहीं है, क्या वहां कुछ सवालात आते हैं जो नेचुरल भी है। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके के कोई भी हालात नहीं है यहाँ पर। मैं इंटरेस्टिंगली आपके दर्शकों के लिए कहता चलूं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कुछ चीजें हैं जिसके पर उसकी कीमत भी कम कर दी गई है गवर्नमेंट के साइड से, क्योंकि एक जंग का माहौल है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के पर उन्होंने कीमत भी कम कर दिया। तो किसी बात की, किसी चीज की यहाँ पर किल्लत नहीं है, हर चीज यहाँ पर मिल रही है। और मैं ये भी कहता चलूं कि यहाँ पर लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही है। सिर्फ ये है कि हाँ, हम एक वॉर कंट्री में, जंग जारी है, बट जिंदगी भी यहाँ पर उसी तरीके से चलती हुई आ रही है। मैं आपको 2-3 मिसाल देते हुए चलूं। यहाँ के स्कूल्स अभी ऑनलाइन हो चुके हैं, और यहाँ के कुछ यूनिवर्सिटीज कुछ ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है, क्योंकि वो उनके स्ट्रैटेजी और उनके प्लानिंग के सबसे जहां पर वो ज्यादा हमले देखते हैं तो वहां पर वो, ताकि दर्शकों को पता चले कि ये किस तरह से बाज़ औक़ात पे कहते हैं कि जज्बा है, ये है नहीं, इत्तेफाकन ईरानी और यहाँ जी आवाज़ चली गई आपकी। यहाँ की जो कौम है वो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ चल। चलिए अब्बास साहब, दोबारा आता हूं आपके पास। जरा डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास आता हूं जल्दी से। डॉक्टर साहब, अभी आप सुन रहे थे इधर ईरान में जो कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है जहन में कि आखिर सभ्यता के अंत की बात डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी बात कर क्यों रहे हैं? और रात को सोते सोते करते तो अलग बात थी, लेकिन ये जगने के बाद कर रहे हैं, फर्क है। राजीव जी, पहले सभ्यता की ही बात कर लेते हैं। दुनिया के इतिहास में सिकंदर, चंगेज खां, तैमूर लंग,
किसी ने भी दूसरी सभ्यता को समाप्त करने की बात नहीं कही। यह शायद मानव इतिहास का पहला ऐसा तानाशाह होगा, सिरफिरा डोनाल्ड ट्रंप, जो एक सभ्यता को पूरी तरह खत्म करने का दावा कर रहा है। मजेदार बात यह है कि वो जिस सभ्यता को खत्म करने का दावा कर रहा है वो मानव इतिहास की सबसे ज्यादा पुरानी निरंतर सभ्यता है। थोड़ा सा इतिहास के कालखंड में झांक लें, आधा मिनट लगेगा। ईरान की जो सभ्यता है वो करीब करीब 5 से 10 हजार साल पुरानी सभ्यता है। मनुष्य के विकास क्रम में ईरान के लोगों ने खेती और व्यवस्थित रूप से जीवन 5000 साल पहले शुरू कर दिया था। शहरी जीवन, व्यवस्थित रूप से शहरीकरण की प्रक्रिया 3200 से लेकर 4200 ईसा पूर्व, 3200 से लेकर 4200 वर्ष बिफोर क्राइस्ट, ईसा से इतने साल पहले फारस के लोगों ने व्यवस्थित जीवन शुरू कर दिया था। इसके बाद जब धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ, जब राजशाही आना शुरू हुई, तब भी 550 वर्ष पहले, ईसा से 550 साल पहले पहला साम्राज्य स्थापित हो गया था फारस में। साइरस महान ने उसकी स्थापना की थी, साइरस द ग्रेट। 1935 तक आधुनिक युग आते आते ये पूरा इलाका फारस, पर्सियाई कहलाता था। 1935 के बाद इसका नाम ईरान हुआ है। एक ऐसी सभ्यता जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और जिसकी निरंतरता बनी रही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस सभ्यता में कोई ऐसा कालखंड आया हो जब वो पूरी तरह नष्ट हो गई हो किसी दूसरे आक्रांता के कारण या किसी और प्राकृतिक आपदा के चलते। ऐसा कभी नहीं हुआ। यही वजह है राजीव जी कि हमारे अल्लामा इकबाल ने भी जब वो पंक्तियां लिखी कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उसमें उन्होंने यूनान, मिस्र और रोम के मिटने की बात कही है। उसमें फारस अल्फाज नहीं आया, ये शब्द नहीं आया है। यानी अल्लामा इकबाल भी लिखते समय इस एहतियात को बरत रहे थे कि यूनान, मिस्र, रोमा जरूर मिटे होंगे, हिंदुस्तान की हस्ती का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फारस कभी नहीं मिटा। उस ईरान की सभ्यता को हमेशा के लिए खत्म करने का दावा अगर कोई राष्ट्रपति करे इस आधुनिक युग में, 21वीं सदी की इस तीसरे दशक में, दूसरे दशक में, तो उसे सिर्फ पागल ही कहा जा सकता है। अब जो लड़ाई पिछले चंद घंटों में शुरू हुई है, जो हमले हुए हैं कर्ग द्वीप पर, सिविल फैसिलिटीज पर, उसके बाद जो 2-3 बड़े बिंदु हैं जो अभी मेरी जानकारी में आए वो आपके साथ साझा कर देना चाहता हूं। नंबर 1, ईरान ने अपनी तरफ से सारे डिप्लोमेटिक चैनल तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए कि किसी के भी जरिए, ओमान, तुर्की, पाकिस्तान या कोई भी बीच में अगर चैनल होगा तो उसके जरिए भी बातचीत फौरन से पेशतर बंद कर दी गई है। अब अमेरिका से कोई बात नहीं होगी। नंबर 2, ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद रजा आरिफ, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर आप खर्ग में आने का आदेश अपने फौजियों को दे रहे हैं, खर्ग पहुंचने का फैसला कर रहे हैं, तो ये फैसला आप कर सकते हैं, लेकिन वहां से वापस लौटने का फैसला आप नहीं कर सकते, क्योंकि जहन्नुम से कोई वापस नहीं लौटता है। ये बयान है ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का। उनका आशय यह है कि अगर अमेरिकी फौज खर्ग में उतरी, उस पर हमले हुए, तो उनकी कब्र वहां बन जाएगी, वहां से लौट नहीं पाएंगे। तीसरा बयान है IRGC के एयरोस्पेस कमांडर का। उन्होंने कहा है कि अब युद्ध नए चरण में शामिल हो रहा है। अब फतेह और खैबर शेकन मिसाइलों का, उसके ट्विन लॉन्चर की नुमाइश दिखाई है उन्होंने, जो IRGC के एयरोस्पेस कमांडर हैं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि अब हम ये फतेह और खैबर शेकन मिसाइलें हैं, इनका मुजाहिरा करने वाले हैं। अब अमेरिका और दुनिया देख ले कि ये कैसा कहर बरपाती है।
अब ये लड़ाई जिस मोड़ पर पहुंच गई है, निश्चित तौर पर वो पूरी दुनिया के लिए बेहद चिंताजनक है। सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल सिर्फ खर्ग आइलैंड का नहीं है, सवाल यह है कि ये पूरी दुनिया क्या एक ऐसे जंगल राज में पहुंच गई है जहां किसी एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश और उसकी सभ्यता को पूरी तरह खत्म करने का दावा करे। आपने जेनेवा कन्वेंशन की बात कही, आप जैसे ही एक पत्रकार ने, न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा, आज की ही बात है, कि आप तो सिविल फैसिलिटीज पर हमले की बात कर रहे हैं, ये जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। डोनाल्ड ट्रंप ने उससे कहा आप फेक पत्रकार हैं। सीधे जवाब देने की बजाय उन्होंने कहा कि आप फर्जी पत्रकार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार को यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह लड़ाई अब सिर्फ ईरान, इजराइल या खाड़ी तक सीमित रहने वाली नहीं है। इसका दुष्प्रभाव, इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा का जो भीषण संकट अगले चंद घंटों बाद ही दुनिया के सामने आ जाएगा, उससे पार पाने की कोई जुगत नहीं है दुनिया के पास। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने बहुत ही जरूरी एक बिंदु उठाया है कि इस वक्त दुनिया उन देशों की तरफ भी देख रही है जो इस लड़ाई को रोक सकते हैं। रूस, चीन, उत्तर कोरिया, हम विश्वगुरु भारत, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर ये लोग भी इस लड़ाई को रोकने के समय चुप्पी साधे रहते हैं, इसी तरह किंकर्तव्य विमूढ़ रहते हैं, तो इतिहास में इन सब के नाम भी काले अक्षरों से लिखे जाएंगे कि जब दुनिया को आपकी जरूरत थी एक जंग को रोकने के लिए, तब आप हाथ पर हाथ रखे बैठे थे। ब्रिटेन ने अगुवाई की, 40 देशों की एक बैठक हुई, हमको ही कर लेनी थी, हमने क्यों नहीं की? रूस कर लेता, लेकिन उसके नतीजे भी नहीं निकले हैं, इसीलिए तो लड़ाई यहां तक पहुंच गई है। तो अब आज के बाद, अभी तो शुरुआत हुई है, ये हमले अभी शुरू हुए हैं कुछ चंद घंटे पहले। अनगिनत जगह बम्बार्डिंग हो रही है, मिसाइलें बरस रही हैं, गिनती नहीं कर पा रहे हैं लोग इस वक्त। और इसके जवाब में ईरान ने जो हमले कल से ही शुरू कर दिए थे, जो सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया था, तो आने वाले दिनों में ये हमले अगर बढ़े तो ये ह्यूमन चैन से नहीं रुकेंगे। जो हम दिखा रहे हैं मानव श्रृंखला, सचमुच में ये बेकसूर लोग अगर मारे जाते हैं तो ये भी इंसानियत के माथे पर एक कलंक होगा। मैं फिर दोहरा देता हूं कि मानवता के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने भी किसी सभ्यता को नष्ट करने की बात नहीं कही थी। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं और कर रहे हैं, तो अब अमेरिका के आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वे सड़कों पर उतर आए, व्हाइट हाउस घेर लें, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट सब सामने आ जाएं, डोनाल्ड ट्रंप को भले ही बंधक बना लें, लेकिन कम से कम इस जंग को रोकने के लिए कुछ तो करें, वरना ये सब शरीके जुर्म कहलाएंगे। ये राजीव जी, शरीके जुर्म कहलाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये ह्यूमन चेन हम लोग देख रहे हैं। हमारे साथ अब्बास साहब जुड़े हुए हैं। अब्बास साहब, आवाज आ रही है हमारी? नहीं आ रही है शायद। चलिए जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, बात वही डोनाल्ड ट्रंप साहब की इस सबसे बड़ी, अब तक की इस सदी की सबसे बड़ी धमकी कह सकते हैं इसको, इससे बड़ी धमकी और क्या हो सकती है कि किसी की सभ्यता के, क्योंकि अभी कह रहा था ईरान कि आप हमको स्टोन एज में ले जाने की बात कर रहे हैं, आप हमको पाषाण युग में ले जाने की बात कर रहे हैं। हमारी सभ्यता 6000 साल पुरानी है और आपकी तो अभी 250 साल पुरानी है। अब ये उसी सभ्यता को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको प्रशांत जी? देखिए, वो इस सदी के हिटलर हैं ट्रंप, और अफसोस की बात यह है कि तमाम देश, यूरोप जैसे प्रभावी देश, रूस, चीन तमाशा देख रहे हैं। एक व्यक्ति ये कह रहा है कि वो उसकी सभ्यता ही खत्म कर देगा और पूरी दुनिया बैठ के तमाशा देख रही है। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। और उस ऐसे दौर में भारत के प्रधानमंत्री इजराइल में थे, उनकी दोस्ती है ट्रंप से, वो उस खेमे में खड़े हैं, उस खेमे में खड़े हैं जो सभ्यता को नष्ट करने की बात कर रहा है।
भारत ने कभी ऐसा ऐसा रोल कभी नहीं निभाया। भारत हमेशा इंसाफ के साथ खड़ा रहा। भारत की विदेश नीति हमेशा से ये रही है। लेकिन जो ह्यूमन चेन आप दिखा रहे हैं, देखिए ये सभ्यता है ईरान की, इसको मिटाने की वो बात कर रहे हैं। इसको मिटा पाएंगे वो? ये अमेरिका के पास सैनिक शक्ति है, बहुत नुकसान करेगा, पूरे ईरान को अंधेरे में डाल सकता है, ये भी बात तय है अगर वो करेगा तो। लेकिन उसके नतीजे क्या होंगे? देखिए ईरान को, जैसा अभी तक हमने इस लड़ाई का ट्रेंड देखा है, ईरान को इस सीज फायर के दौरान जब ट्रंप ने 6 अप्रैल तक का मौका दिया था, उनको बहुत नए ठिकाने, उनके कोऑर्डिनेट्स, उनके टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने, उसको उनको मौका मिल गया है और उनके पास भरपूर इंटेलिजेंस भी आ गई होगी। तो ये हमले केवल ईरान पे नहीं होंगे, वो हमले फिर तमाम जीसीसी कंट्रीज पे भी होंगे, एयर बेसिस पे होंगे और चौतरफा हमले होंगे। और इस दोनों तरफ के हमलों में क्या होगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, दुनिया की एनर्जी क्राइसिस अभूतपूर्व संकट के दौरान होगी, के बीच में होगी। आप सोचिए कि जो क्रूड ऑयल है, हम इस वक्त बात कर रहे हैं आपसे, मैं नीचे से ऊपर तक क्रूड ऑयल पहने हुए हूँ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जिस लैपटॉप के जरिए मैं बात कर रहा हूँ उसमें क्रूड ऑयल है, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, हमारी कमीज में है, हमारे कपड़ों में है, चप्पल में है, जूते में है, कहाँ नहीं है? प्लास्टिक में है, फर्टिलाइजर में है, हर जगह है। तो दुनिया कितनी बड़ी क्राइसिस में घुस जाएगी पेट्रोलियम की वजह से, इसका अंदाज उन लोगों को नहीं है जो कि नेतन्याहू और ट्रंप के साथ खड़े हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बच रहे हैं, लेकिन जो बच रहे हैं उनको भी बचना नहीं चाहिए। ये मौका तटस्थ होने का नहीं है, ये मौका स्टैंड लेने का है। और मुझे लगता है कि अगर ट्रंप ने हमले किए और यहाँ बहुत निर्दोष लोग मारे गए, तो ये हमला हिरोशिमा नागासाकी के बराबर गिना जाएगा। अगले कई दशकों तक अमेरिका शर्मसार रहेगा अपने राष्ट्रपति पर। और एक उम्मीद की किरण जो कहीं कुछ दिख सकती है कुछ, वो मुझे जेडी वेंस में दिखाई दे रही है। जेडी वेंस का मैसेज बहुत साफ नहीं है, वो बहुत साफ तौर पर ट्रंप के साथ नहीं खड़े, वो वैसी भाषा नहीं बोल रहे हैं। उनकी भाषा में थोड़ा कंसिलिएशन है, बीच का पैरा का बीच का हिस्सा पढ़िएगा तो वो कंसिलिएशन है, उसमें कुछ बात है, गुंजाइश है बातचीत की। और मुझे लगता है कि जेडी वेंस क्योंकि भविष्य के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है वो, तो उनको वो कंस्टिट्यूएंसी भी देख रहे होंगे और इसके रिपरकशन भी देख रहे होंगे। तो मुझको लगता है कि शायद ये खतरा जो है वो और टल भी सकता है। लेकिन अगर ये ट्रंप गए अपने प्लान पे तो बहुत तबाही होगी और ये मिडिल ईस्ट में बहुत तबाही होगी। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अगर वो जिस ढंग से कह रहे हैं, जिस प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट में तबाही। एक जल्दी से छोटा सा एक कमेंट लेना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपसे, फिर अनिल सिन्हा साहब आपके पास आता हूं। स्वामी जी, क्या आप अभी भी ये उम्मीद हम लोग करें कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से या तो समय सीमा बढ़ाएंगे या यहाँ कुछ और कहेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे जो अभी कह रहे हैं, यानी सभ्यता के अंत की तरफ बढ़ने की जो कोशिश होगी वो नहीं करेंगे। और जो यहाँ जेडी वेंस कह रहे हैं कि राष्ट्रपति कुछ भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास वो सब कुछ है। जो लास्ट लाइन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा राष्ट्रपति उनका इस्तेमाल करने का फैसला कर सकते हैं। अभी तक हमने जिन चीज़ों का इस्तेमाल, जिन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है, वो कर सकते हैं। और अगर ईरानी अपना रवैया नहीं बदलते हैं तो वो निश्चित रूप से उनका इस्तेमाल करेंगे। क्या ये माना जाए कि जेडी वेंस यहाँ पे अपने राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं कि वो थोड़ा सा, स्वामी जी अनम्यूट कर लीजिए, स्वामी जी अनम्यूट कीजिए प्लीज, आवाज नहीं आ रही।
राजीव जी, अगर इस प्रकार की जब स्थिति होती है तो मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं ईरान का राष्ट्राध्यक्ष होता तो मैं क्या करता। मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला विकल्प ये था कि मैं, जब अमेरिका अटैक करता है और ऑल आउट अटैक करता है, और ऑल आउट अटैक मैं करता हूं, और कितना विध्वंस होता है, कितने गैस के भंडार नष्ट होते हैं, कितने तेल के भंडार नष्ट होते हैं, कितने वहां जो पानी को शुद्धिकरण के प्लांट्स हैं वो नष्ट होते हैं, और पूरी मानवता शर्मसार होती है। एक तरीका तो वो है, और दूसरा तरीका यह है कि झुक जाएं, जिसकी मुझे कोई संभावना दिखती नहीं है। जो मेरे ख्याल से अमेरिका कोशिश कर रहा है, एक साइकोलॉजिकल वॉर को छेड़कर कि ईरान किसी तरह से उसको ये मैसेज मिल जाए कि विध्वंस से बचने के लिए वो समर्पण कर दे, उसकी संभावना मुझे नहीं दिखती। और तीसरी संभावना जो मुझे दिखती है राजीव जी, और ज्यादा भयावह है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जो मेरे दिमाग में तीसरा विकल्प है, भगवान करे ऐसा ना हो। लेकिन आज के तारीख में स्टेट ऑफ हॉर्मोस में हजारों शिप्स खड़े हुए हैं। अगर इस प्रकार का आक्रमण अमेरिका ईरान के ऊपर करता है, और ईरान ने यह सोचा कि हमारे निरीह लोगों की हत्या हो रही है और जान जा रही है, तो अब अगर रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और भारत चुप बैठे हैं, अगर कुछ करने को तैयार नहीं है, तो हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो वाली स्थिति अगर पैदा हो गई, और ये हजारों और हर देश के शिप्स वहां खड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों टन वहां पे गैस और तेल जो है हॉर्मूज के अंदर है, उस समय क्या भयावह स्थिति होगी। ऐसी स्थिति होगी जिसका तांडव देखकर पूरा विश्व अचंभित होगा। तो मैं तो अभी भी कामना करता हूं, भगवान से कामना करता हूं, अपने परमेश्वर से कामना करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं, ये जो भस्मासुर पैदा हो गया है इस विश्व के विध्वंस के लिए, इसे कृपा करके विष्णु अवतार लेके इसको कहीं एप्स्टीन फाइल में, जैसे आपको पता ही है कि विष्णु भगवान ने नारी रूप धारण करके भस्मासुर को विषयांतर किया था और उसको खुद अपने सिर पे हाथ रखवा दिया था, जिससे वो भस्म हो गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को एप्स्टीन के आइलैंड में भेज दिया जाए, जो करना है करें, लेकिन ये विश्व को विध्वंस की तरफ न ले चलें, वरना इसका दुष्परिणाम एक तरफा नहीं होगा। और अगर इसमें रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया और भारत ने हस्तक्षेप नहीं किया और ईरान ने वो कर दिया जो मैं कल्पना कर से डर रहा हूं, तो विश्व में ऐसा तांडव होगा जिसको याद करने के लिए हम लोग बचेंगे ही नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है जो आप अभी कह रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। अनिल सिन्हा साहब, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहाँ सवाल वही है कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी धमकी आखिर किस दम पे दे रहे हैं? दम से मतलब उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी इतना तो है कि दुनिया में एक सभ्यता नाम की चीज़ है, एक रूल रेगुलेशन नाम की चीज़ है। क्या उन सबसे परे हैं, उन सबसे ऊपर हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, यह माना जाए अगर ऐसी धमकी दे रहे हैं तो? और इसकी प्रतिक्रिया क्या दूसरे देशों पर से नहीं आ सकती? क्या यूनाइटेड नेशन और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है? ज़रा टोटल एक ब्रॉड वे में ज़रा इस पिक्चर को क्लियर कीजिए। खिलाफ कहा है कि मिटा देंगे, तो इससे साफ हो जाता है कि एक कॉर्पोरेट क्रिमिनल के हाथ में पूरी दुनिया का, अतः अमेरिका जैसे मुल्क का जो कमान उसके पास आ गई है। तो वो तो है कि मतलब उसके पास, मतलब वो करने के लिए कुछ भी सक्षम भी या कर भी सकता है। लेकिन मेरा अंदाजा है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इसकी इजाजत उनको नहीं देगा। और अमेरिका के बारे में सब लोग जानते हैं, सब पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल से बहुत बड़ा होता है। अगर वहां भले ही इसके हाथ में हो, राष्ट्रपति के हाथ में, लेकिन अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट अपने खिलाफ कोई काम नहीं करता है। और जो भी है वो उसके जो हित है इसमें नहीं है कि वो ईरान पर फाइनल वॉर कर सके, जो कि इसकी धमकी वो लगातार दे रहे हैं। तो मुझको लग रहा है क्या कि अल्टीमेटली कोशिश में होगा अमेरिका की किसी तरह से कोई सेटलमेंट कर पहुंचा जाए। वो निकलना चाहता है, मैं तो अब यही मानता हूं कि अब वो निकलना चाहता है, क्योंकि अब उसका ये खत्म हो गया, लिमिट जो था स्ट्रेच करने का, अपने को मतलब झोंकने का, वो लिमिट उसका खत्म हो रहा है। तो लेकिन इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट है,
और ये क्रिमिनल है, एंटी मतलब ह्यूमन स्टेट है, इस पर आप कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो वो सब कोशिश भी कर रहा है। देखिए, आप जब से ये बात आई है फाइनल मतलब निगोशिएशंस की या खत्म होने की या जो भी है सेटलमेंट की के लिए आज अल्टीमेटम, उसमें सबसे सबोटेज करने की कोशिश कर रहा है सारे मतलब इजराइल सिविलियंस, रेल पर हमला करने का और ये सारा कुछ कर रहा है, वो अंततः वही कर रहा है। तो ये कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझको लग रहा है कि अल्टीमेटली अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ट्रंप को मजबूर करेगी कि वो इसको ये इसमें पीछे ले। अब पीछे लेने का जो दिक्कत है, दो तीन जो दिक्कत में मुश्किल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहले की स्थिति अगर बहाल करनी है तो ईरान को परमानेंट ये क्या कहते हैं सेफ्टी का ये देना होगा। मतलब अगर स्टेटस को मेंटेन करना है प्री वॉर, हाँ ये देनी पड़ेगी कि भाई सेफ्टी की गारंटी आप दीजिए। और ये सेफ्टी की गारंटी का अर्थ ये है कि ईरान कोई अब निगोशिएशन करने वाला नहीं है ये इन अमेरिका और इन लोगों से। एक ऐसा मैकेनिज्म वो मांग मतलब उसने जो दिए होंगे प्रपोजल, मुझको लग रहा है कि उसमें ये होगा भी, ये सेफ्टी इस तरह का हो जिसमें उसको अमेरिका या किसी से निगोशिएट करने की जरूरत नहीं, वो इनबिल्ट हो। दूसरा है क्या कि ये जो सैंक्शंस हैं वो खत्म हो जाए। तो स्टेटस को हमको लग रहा है कि ट्रंप कार्ड लेकर के चल रहा है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपनिंग का। और वो जो ट्रंप कार्ड वो यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर वो फ्री अगर करना है, नहीं तो आप उसकी शर्त मानिए कि ये टैक्स लगाना है और वो अपना तय करेगा कि उसको कैसे आवाजाही का वो तय करता है, वो मतलब उनके कंट्रोल में रहेगा। वो उससे पीछे वो तभी हटेगा जब आप सैंक्शन पूरी तरह उठा लीजिए और सेफ्टी का वादा करिए और रिकंस्ट्रक्शन की कोई योजना बनाइए। मुझको लग रहा है कि जो नुकसान हुआ है, और दूसरा है कि बेसिस अमेरिकन बेस जो है ये में गल्फ में, उस अमेरिकन बेस का के बारे में भी कि वो लिमिट उसकी क्या उसका कितना वो रहना है, एक्सपेंशन नहीं या जो भी है वो करना। अमेरिकन हेजीमनी को सीरियस चैलेंज उसने दिया है। वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह बदल चुका है, कोई कंट्री उसके साथ नहीं है। लॉन्ग टाइम मतलब क्या, वो तो अमेरिका तो हम लोग इतिहास नहीं दोहराना चाहते हैं, इसीलिए कि हम बहुत आगे आ गए हैं। रेड इंडियंस को अंग्रेजों ने मार कर वो कब्जा किया हुआ अमेरिका है। गोरे लोगों का जो है का वो कंट्री बनाया उन्होंने, और वो गोरे लोगों का जो फिर से जाग गया है इंपीरियलिज्म, वो इंपीरियलिज्म जो है उसको चुनौती दी ईरान ने, इसीलिए सभ्यता के खिलाफ कर रहा है। क्योंकि सबसे असभ्य बर्बर लोग यही थे जिन्होंने 12 करोड़ रेड इंडियंस को मारा है, तो उनका इतिहास बहुत रक्त रंजित है। इसीलिए वो जो है फिर से वो जो मतलब वो जो बर्बरता है उसकी जागी हुई है, उसको कंट्रोल करने का मौका समय आ गया है। यूरोप अब उसमें बर्बरता से आगे निकल चुका है, वो नहीं चाहता है, कोई भी उनके साथ नहीं है। उनका एक ही एलाय है, वो है इजराइल, इसके अलावा कोई एलाय नहीं है। इवन जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अंदर चाहते हैं कि जाओ भैया जान मेरा हम लोगों का बख्श दो। तो इसीलिए मेरा अंदाजा है कि अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर है। कौन चाहेगा कि अमेरिका और यूएस जो है मिडिल ईस्ट में इजराइल को इतनी ताकत, यूएस इतनी ताकत दे दे इजराइल को कि वो कल को टेररिस्ट स्टेट गाजा को पूरा मिटा दिया, लेबनान को मिटाने पर तुला हुआ है, उसको वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहता है, ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। तो इसकी मुहिम में गल्फ कंट्रीज को साथ देगा। अबू धाबी दावे वगैरह ने अमेरिकन वजह से दिया था। और दूसरा है कि जो पूरा पेट्रो डॉलर के पैसे से जो डेवलपमेंट हुआ दुबई या इतना बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वो सब लूज कर जाएंगे वो। तो इसीलिए वो, और उसकी अगर बचेगा भी तो वो इजराइल के डोमिनेंस में उसको काम करना पड़ेगा। कोई कंट्री पूरा वर्ल्ड में नहीं चाहता है कि उसके साथ एक्सेप्ट इंडिया जो इजराइल के साथ किन कारणों से सटा हुआ है वो अलग
डिबेट का मुद्दा है। इसके अलावा कोई वर्ल्ड में कोई पावर, कोई कंट्री उनके साथ नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि इनके पास ही अकेला एटॉमिक पावर है क्या? ऐसा है नहीं। नॉर्थ कोरिया का और चाइना के पास तो है ही, रशिया के पास तो है ही, और जो यूरोप के कंट्रीज भी हैं वो इसको इनको न्यूक्लियर पावर के इस्तेमाल करने का कोई समर्थन नहीं कर सकते। ये हमको लग रहा है कि ट्रंप ने जो लगातार ये किया है, आज का भी एक फ्लॉप शो ही होने वाला है, ऐसा लगता है। और जो जिस तरह से ये आप देख रहे हैं ह्यूमन चेन वगैरह बनाया उन्होंने, ईरान ने साबित कर दिया है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद जो है जो बना है नेशन, वो एकदम नए तरह का नेशन है, जो मॉडर्न नेशन है इस्लामिक नेतृत्व में। ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हमारे हिंदुस्तान के लोगों को इसको एनालाइज करना चाहिए कि एक जो है इस्लामिक रिवॉल्यूशन में गया हुआ कंट्री एक मॉडर्न नेशन बनाया है, जो बेहतरीन डिप्लोमेसी कर रहा है, डायलॉग कर रहा है और अपने लोगों को जमा करके कर रहा है। रिविजिट करने का वक्त आ गया है। वर्ल्ड ऑर्डर तो कोलैप्स हो चुका ऑलरेडी, लेकिन जो हमारा नोशंस है हमने जो बनाए हैं उसको भी रिविजिट। अब देखिए वो हम लोग क्या समझते हैं कि जिहाद बोलेगा, और हम लोग समझते हैं कि वो जो है ये बोलेगा, वो ये नहीं कह रहा है, वो ह्यूमन चेन बनाया। अब इससे ज्यादा गांधी को कौन अप्लाई करेगा भाई? हम लोगों को तो पूरा नजरिया जो है ईरान के युद्ध के बाद में वर्ल्ड को देखने का नजरिया हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हमने भी जो मुसलमानों के बारे में अपना दिमाग बना लिया है कि ये तो टोपी लगाएंगे और उसके बाद नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद योगी आदित्यनाथ उस पर बुलडोजर चलाएंगे उनके घर पर। तो ये जो सिलसिला हमारा बना हुआ है, हम सबसे ज्यादा रिविजिट करने का वक्त जो है वर्ल्ड डिप्लोमेसी वगैरह जाने दीजिए। हमने जो मानसिकता बनाई है इस्लाम के बारे में और इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में, उसको पूरी तरह बदलने का वक्त आ गया। और मैं जरा भी चिंतित नहीं हूं जिस तरह से वो लोग हैं कि ईरान के लोग ह्यूमन चेन बना के खड़े हैं। मैं भी मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी अब दुनिया को ये स्टोन एज में नहीं ला सकता है। उनको खुद स्टोन एज में जाने की इच्छा हो तो जा सकते हैं, लेकिन वो उनको बर्बर है ही, और हथियार से थोड़े कोई स्टोन एज का मतलब तो है कि बर्बरता का ना, वो बर्बरता तो अमेरिका उसका सबूत है, इजराइल उसका ये है। तो इसलिए हम लोगों को हमको लग रहा है कि 11-12 घंटे के बाद जो भी आएगा, लेकिन इसकी तैयारी करनी चाहिए मानसिक रूप से। अगर उसने अटैक किया भी तो हम लोगों का क्या रेस्पॉन्स? इतना बड़ा नेशन है और एकदम लग रहा है जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस है, जैसे कि कोई पत्थर भी कहीं मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो असभ्यता से बेहतर है, इससे मतलब बर्बरता से बर्बरता बेहतर है। इस जो खामोशी जो हिंदुस्तान का एस्टेब्लिशमेंट और हिंदुस्तान में जो दिखाई दे रही है, इतना बड़ा वो चैलेंज कर रहा है कि सभ्यता को नष्ट कर देंगे। दुनिया में दो ही सभ्यता लगातार बची रही है, वो है ईरानी सभ्यता और एक है भारतीय सभ्यता। कोई सभ्यता लगातार नहीं रही पूरी दुनिया में, इतिहास ही नहीं है कि जो लगातार सब बीच में चले गए। लेकिन ये दो सभ्यता है जो जब से स्टार्ट हुआ था एंशिएंट इरानियन फार्मर्स से लेकर के वो आज तक कभी कंटिन्यू रहे। कंटिन्यूटी के लिए हम लोगों को खड़ा होना चाहिए इस सभ्यता के विनाश का जो चैलेंज किया है। लेकिन कहीं कोई हम लोग स्पेकुलेट सिर्फ कर रहे हैं, सोशल मीडिया में इतना बकवास चलता है, स्पेकुलेट कर रहा है कि ईरान क्या करेगा। अरे करेगा क्या? उसके साथ खड़ा होना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को। मैं तो यही मानता हूँ। एनालिसिस वगैरह तो जो है वो तो आपको दिखाई देगा। लेकिन एक चीज और कहता हूँ, पाकिस्तान को डेलीगेट किया ना उसने जब ट्रंप ने ये निगोशिएशंस का, मैं उसी समय समझ गया कि ये बैंकरप्ट है। ये बैंकरप्ट है, एक रोग नेशन, जो नेशन की अपना ही नहीं खड़ा हो सकता। बगल में अफगानिस्तान पे इतने तमाशे होते रहे, जिसका बांग्लादेश निकल के चला गया, उस नेशन को वो इस पूरे इतने बड़े ये के लिए अपना निगोशिएटर बहाल करता है। इसका मतलब कि पूरा अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट एकदम ये है, क्या कहते हैं, बैंकरप्ट है, और उसको समझ नहीं आता ये काम कौन कर सकता है। ये काम
हमारा ये क्या कहते हैं, सरकार हमारी नहीं उसके लायक हो, लेकिन ये काम भारत ही कर सकता था। उसी के पास वो सिविलाइजेशन की है, वो कुंजी है जो हम कर सकते थे, लेकिन उसने हमको भी नीचा दिखाया है। चूंकि हमारा ये जो है इजराइल से हम के पल्लू में बंधे हुए हैं, इसीलिए हमने जो अपनी सभ्यता और ये की जो हमारी सांस्कृतिक और सारी जो पावर थी उसको भी लूज कर दिया है। तो मुझको मैं मानता हूं कि मतलब आप ये डेडलाइन उसका खत्म होने दीजिए, खत्म होते होते आप देख लीजिएगा कि फिर वो कुछ ऐसी तरह का होगा। मैं कब तो इतना आशावाद तो मैं रखता ही हूं। जी जी, आशावादी होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, और बिल्कुल आप सही करते हैं। जरा जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ है, क्या उधर ईरान क्या तैयारियां कर रहा है, और अमेरिका से तो खबर आ ही गई है कि सभ्यता का अंत करेंगे। जी राजीव जी, असल में मैं तो बल्कि ट्रंप साहब को बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अमेरिका की असभ्यता जो है उसको दुनिया के सामने ला दिया कि एक असभ्य देश जो है उसका प्रतिनिधि कौन कर रहा है, प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। जाहिर सी बात है राजीव जी, जैसा अनिल सिन्हा जी कह रहे थे कि अमेरिका खुद में एक जो है आर्टिफिशियल राष्ट्र है, लाइक कृत्रिम राष्ट्र है, और इसलिए कृत्रिम राष्ट्र है कि उनकी कोई सभ्यता है ही नहीं। तो 250 साल पुरानी आप सभ्यता कह लीजिए, 250 साल पुराना देश कह लीजिए, 250 साल पुराना इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, जो भी कहना चाहे वो 250 साल का ही उनका इतिहास है, उससे ज़्यादा का उनका कोई इतिहास नहीं है। असली इतिहास वहाँ काले लोगों का है। इन ट्रंप वगैरह तो है नहीं, कहीं इटली से आए होंगे, कहीं रोम से आए होंगे ये, और यहाँ आकर इनके बाप दादे आकर बस गए होंगे। लेकिन राजीव जी, हम लोग जब छात्र जीवन में थे तो उस समय फ्रेडरिक एंगल्स की एक किताब थी, बहुत बड़ी मशहूर छोटी सी पुस्तिका थी, वानर से नर बनने की प्रक्रिया में श्रम की भूमिका। तो राजीव जी, अब वो नर से पिशाच बनने में ट्रंप की भूमिका एक नई किताब लिखी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जल्दी ही किताब लिखी जाएगी, अगर ट्रंप साहब कल सुबह का जो टाइम है उस पर अपना किया हुआ वायदा पूरा करते हैं तो ये किताब बहुत लिखी जाएगी और बहुत बिकेगी भी, ये भी समझ आता है, बशर्ते दुनिया बची रहे। लेकिन राजीव जी, ईरान जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि ईरान ने दुनिया को बचाने का काम किया है। क्योंकि राजीव जी, ट्रंप जिस तरीके की धमकियां दे रहा है और जिस तरीके के अपने इरादे जाहिर कर रहा है, जाहिर सी बात है कि इस समय ईरान की जनता जो है वो ट्रंप के सामने एक प्रतिरोध बनकर सिर्फ ईरान की रक्षा के लिए नहीं, सारी दुनिया की रक्षा के लिए खड़ी हुई है। अगर राजीव जी इस जंग में ट्रंप जीतता है और जो भी कुछ होता है, अगर मतलब जिसको जीत कहा जाए, अगर वो होता है तो फिर दुनिया जो है वो वास्तव में पाषाण युग में चली जाएगी। ट्रंप तो ईरान को पाषाण युग में भेजने की बात कर रहा है, लेकिन दुनिया वास्तव में पाषाण युग में चली जाएगी, क्योंकि फिर इसकी विध्वंसकारी जो आत्मा है वो फिर जो है एकदम जो है वो पूरी दुनिया में हिलोरे मारेगी और अट्टहास करेगी। तो ये राजीव जी, मुझे लगता है कि ईरान जो है वो पूरी दुनिया की समय रक्षा कर रहा है, और ईरान की जनता जो है उसको बिल्कुल भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से सैल्यूट है कि वो इस एक तानाशाही प्रवृत्ति, एक पिशाच प्रवृत्ति जो है उसके खिलाफ तनकर खड़े हुए हैं, और उन्होंने बता दिया है कि मानवता जो है वो कितनी बड़ी चीज़ है और मानवता की रक्षा किया जाना किस तरीके से जरूरी है। तो राजीव जी, ईरान की जनता को बिल्कुल भारत की तरफ से 1000 सैल्यूट भेज जाना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल ये है कि जो फादरलैंड वाले हैं राजीव जी, असल में इनके पुरखे तो खुद जो है यहूदी थे, वो सब वहीं से आए हुए हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में भी ये बातें चला करती हैं कि ये सब जो आए हैं ये ब्राह्मण हैं ही नहीं, ये तो जो है यहूदियों के वंशज है। तमाम इस तरह के बारे में शोषे चला करते हैं। अब पता नहीं कितना है कि नहीं हो सकता है इसलिए आकर वहाँ फादरलैंड कहा। लेकिन राजीव जी, मैं चूंकि ट्रैवल ब्लॉग बहुत देखता हूँ, एक इलाहाबाद के ट्रैवलर हैं तुर्बशु, और वो ईरान गए और एक नाई की दुकान पर गए वो अपने बाल कटवाने के लिए, और 1-1.5 घंटा करीब जो उन्होंने बाल कटवाए उसमें बातचीत करते हुए जब पैसा देके वो चलने लगे तो उन्होंने देखा कि इसके यहाँ शॉप पे बहुत सारे चित्र लगे हुए, और चित्र देखे तो उसमें एक तरफ जो थे वो महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला थे, दूसरी तरफ हिटलर की जो आत्मकथा है उसका चित्र लगा हुआ था। वो चौंके एकदम से, उन्होंने कहा भाई ये क्या तमाशा है कि इधर आपके यहाँ जो महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला लगे हुए हैं और दूसरी तरफ आपने हिटलर की आत्मकथा लगाई हुई है। तो उस राजीव जी जो नाई था बारबर जो था, उसने जवाब दिया, बड़ा महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि महात्मा गांधी ने यह बताया कि शांति के रास्ते पर चलकर कैसे दुनिया को जीता जा सकता है, और हिटलर ने बताया कि किस तरीके से तबाह दुनिया को किया जा सकता है, खुद भी तबाह हुआ जा सकता है। तो ये राजीव जी, ईरान के एक जो नाई है उसकी समझ ये कहती है, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान की आम जनता की समझ क्या होगी। और इसीलिए वहाँ ईरान में महात्मा गांधी के नाम पे अस्पताल भी है और महात्मा गांधी के नाम पर वहाँ मेट्रो स्टेशन भी है।
तो ये राजीव जी मुझे लगता है कि ईरान जो कर रहा है, और अभी अभी वहाँ के जो ईरान के जो एक IRGC के सैन्य कमांडर हैं, उन्होंने एक जो भेजी है मिसाइल, जी उस पर जो उन्होंने लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है राजीव जी। और उन्होंने लिखा है कि अमेरिका जो है वो ट्रंप द्वारा ही बर्बाद कर दिया जाएगा, उस मिसाइल पर उन्होंने लिखा है, और वो वीडियो भी उन्होंने अपने उस पर शेयर भी किया है। तो ये राजीव जी, ट्रंप ईरान को कितना बर्बाद करेगा नहीं करेगा, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा, और अमेरिकी कभी सिर उठाकर नहीं कह पाएंगे कि हम जो है वो 250 साल पुराने लोकतंत्र हैं। और राजीव जी, उस लोकतंत्र पे भी दुनिया शर्मिंदा है जिसने ट्रंप जैसे व्यक्ति को चुना है। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो है, और रियली अमेरिका की जो आवाम है, वहाँ की जनता, उसको ज़रा ये सोचना चाहिए। लेकिन अभी आप जो तस्वीरें देख रहे थे, एक ज़रा उसको विजुअल ले आइए स्क्रीन पे, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूँ जल्दी से। जो ह्यूमन चेन की जो बात हो रही है, और देखिए ये महिलाओं का, ये देख लीजिए। इसके बाद ज़रा पुल के ऊपर भी, अब ये पुल है, इसके ऊपर देखिए बच्चे भी इसमें हैं, बड़े बच्चे बुजुर्ग सब इसमें हैं, महिलाएं, ये ह्यूमन चेन। और ये धीरे धीरे ऐसे विजुअल्स काफ़ी अभी आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और लोगों में एक जो चिंता, इज़राइल में क्या कहते हैं, इज़राइल में नेतन्याहू और वहाँ की सेना, IDF, इजरायली डिफेंस फोर्स, इन लोगों का कहना है प्रशांत जी कि जैसे ही ऐसा कुछ रहे, सायरन की आवाज़ होगी, आप बंकर में चले जाइए। यहाँ बंकर वाली बात ही नहीं है, यहाँ सड़कों पे चले आइए। ये देखिए, अभी तो यही है जी। ये सभ्यता है वहां की, और इस सभ्यता को ट्रंप खत्म करना चाहते हैं। देखिए, इस शब्द पे जरा सा हम लोग गौर करें जो ट्रंप ने बोला है कि आज रात पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे। जी। ये जो शब्द है, लड़ाई किन में होती है? लड़ाई देशों की सेनाओं के बीच में होती है। एक देश की सेना दूसरे देश के नागरिकों को निशाना नहीं बनाती है। ट्रंप अगर ये कह रहे हैं सभ्यता को खत्म कर देंगे, इसका मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे हमले नहीं होंगे, हमले लोगों पे होंगे। ये बहुत खतरनाक है दुनिया के लिए। और मुझको लगता है कि ईरान जैसे जैसे वहाँ पे समय बीत रहा है, ये तस्वीरें और बढ़ रही हैं और लोगों की भीड़ बढ़ रही है। और ये जो मूव है लोगों का, ये जो आंदोलन मैं कहूँगा अपने देश को बचाने के लिए, कहाँ के रिजिम चेंज की बात? ऐसे में रिजिम चेंज करेंगे? ये तो खड़े अपने वतन के साथ, अपने रिजिम के साथ। रिजिम चेंज करने की तो बात नहीं थी। दूसरा क्या है कि देखिए, ईरान ने आधा लड़ाई तो जीत ली है कि उसने यूरोप और नेटो को इसमें आने नहीं दिया, या नेटो और यूरोप नहीं आया, और उन्होंने तय किया कि हम ट्रंप का तमाशा देखेंगे। केवल एकमात्र डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देशों में एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल के साथ खड़े, वरना कोई भी लोकतांत्रिक देश दुनिया में इजराइल के साथ इस वक्त नहीं खड़ा है। दूसरी की बात कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, अब ट्रंप के जरिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना, 70 के दशक में पेट्रो डॉलर बना, और ये जो नए शहर बसे या देश बसे जिसको गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज कहते हैं, GCCs, ये सब अब नए सिरे से बनेगा। आज के बाद से अगर ट्रंप हमले करते हैं, और वैसे भी हो गया है कि वो अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने की तैयारी में है। पुराना वर्ल्ड ऑर्डर अब काम नहीं कर रहा है, कोई यूनाइटेड नेशंस काम नहीं कर रही, कोई इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रहे। केवल और केवल जो दो लोग हैं, नेतन्याहू और ट्रंप, वो युद्ध के मैदान में हैं ईरान के खिलाफ। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये बनना तो शुरू हो गया है। अब वो शेप लेगा जैसे जैसे ये युद्ध खत्म होगा। निश्चित तौर पे हरमोज अब पहले की स्थिति में कभी भी नहीं जाएगा। हरमोज से ईरान अब पैसा वसूलेगा
और हरमोज को इस्तेमाल करेगा वो अपने ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को वापस पटरी पे लाने पे। $140 मिलियन हरमोज से रोज अब कमा रहा है ईरान। अब उसको वो जाने नहीं, तो ट्रंप जो हमला नहीं भी करते हैं दोनों ही सूबे, वो ये तय कर चुके हैं जो वर्चस्व वाला वर्ल्ड ऑर्डर सूरज अस्त हो रहा है। जी जी। इस बीच तेहरान में भारत की जो एम्बेसी है उसकी एडवाइजरी आई हुई है और उसमें कहा गया है कि अगले 48 घंटे तक आप इलेक्ट्रिक और मिलिट्री इंस्टॉलेशन के आसपास इर्द गिर्द जाने से बचिए और जो जहां हैं वहीं रहिए, घर के अंदर रहिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हाईवे मूवमेंट ये सब बंद कीजिए। और एम्बेसी ने अपना, इंडियन एम्बेसी ने अपना नंबर, इमरजेंसी नंबर, मोबाइल नंबर सारे जारी किए हैं और ये एडवाइज़री अभी अभी तेहरान में भारत के का जो दूतावास है उसने अपने लोगों के लिए, भारतीयों के लिए ये एडवाइज़री जारी की है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, क्या यह भारत की एडवाइजरी भी आ गई है, देख रहा हूँ, क्या सचमुच ये मामला इस बीच अभी आपने ही बताया कि ईरान ने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक चैनल्स सारे चैनल्स बंद कर दिए और इसके साथ भी, अमेरिका के साथ भी अभी किसी ढंग की कोई बातचीत नहीं, ये कह दिया गया है। अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत किसी भी ढंग से किसी के ज़रिए बंद हो गई है। तो बातचीत बंद, सड़कें और पुलों पे लोगों का जमावड़ा और इस बीच ह्यूमन चेन हम देख रहे हैं, ये इसको कैसे देखा जाए? मैं एक्चुअली ये समझना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि दुनिया क्या मुखदर्शक बनी रहेगी? जैसे यहाँ हम लोग, भारत की ही बात अभी हो रही थी, अभी अनिल सिन्हा साहब कह रहे थे कि भारत और भारत से ठीक है, आपने एम्बेसी तो ठीक है, एम्बेसी का काम है वो एडवाइजरी जारी करना, लेकिन भारत सरकार, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। सब लोग लगे हुए हैं चुनाव में, परसों 9 तारीख है और उसमें हमको जीत हासिल करनी है, इसी में लगे हुए हैं। और ख़ासकर सत्तारूढ़ दल ईरान के साथ इतने गंभीर, इतने पुराने, सदियों पुराना हमारा संबंध है और उसके बाद अगर ऐसे मुखदर्शक हैं हम, तो फिर इसको हमारे मतलब एक रिलेशन, दुनिया न सिर्फ ईरान के साथ, दुनिया भी देख रही है कि भारत ईरान के साथ क्या कर रहा है, जिनकी आज रूस भी देख रहा है, आज चीन भी देख रहा है और ईरान में हमदर्दी रखने वाले तमाम और दिलचस्पी रखने वाले तमाम देश देख रहे होंगे। हम कहाँ दिखाई देते हैं अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं? उसके साथ साथ डॉक्टर साहब, ज़रा एक डिप्लोमेटिक रिलेशन की चूँकि बात हो रही है, इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ अपने देश के लिहाज से। और दूसरा ये कि ह्यूमन चेन जो हम लोग देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? इसको क्या ये सिर्फ रस्म अदायगी नहीं दिखाई दे रही है? ये रस्म अदायगी नहीं है ये डॉक्टर साहब। सभ्यता की बात शुरू में कर रहे थे, हम लगातार अपने दर्शकों को कई रेलवे पुल्स दिखा रहे हैं, ब्रिजेस दिखा रहे हैं। इसका भी बड़ा इतिहास है। सभ्यता सिर्फ इंसानों से नहीं बनती है, वो कई चीजों से बनती है, जिसमें ऐतिहासिक रूप से कई निर्माण कार्य होते हैं, कुछ प्राकृतिक संपदा होती है हर देश की अपनी। इन सब चीजों को मिलाकर एक सभ्यता का निर्माण होता है। मैंने शुरू में कुछ चीजों का जिक्र किया था, एक दो छोटी छोटी जानकारियां और जोड़ देते हैं। ये जो आप रेलवे के पुल दिखा रहे हैं जिस पर लोग खड़े हुए हैं, ये विश्व विरासत में शामिल ट्रांस ईरानी रेलवे के पुल हैं। इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत में 2021 में शामिल किया था। 1927 से 1938 के बीच में ये रेलवे लाइन बनी है और ये दुनिया की सबसे पुरानी रेलवे लाइंस में से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जिन रास्तों से गुजरती है उसमें पहाड़ हैं, पठार हैं, बहुत कठिन तरीके से बनी हुई थी।
वर्ल्ड हेरिटेज में है। और ये अकेली एक चीज नहीं है। सूसा शहर है ईरान का, 4200 वर्ष ईसा पूर्व का बना हुआ एक इमारत है, मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा निर्माण कार्य दुनिया का। उसका नाम है अर्ग ए बाम। ऐसी 29 विश्व विरासतें हैं ईरान के अंदर, जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत घोषित किया है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे पागल आदमी के बम, मिसाइलें, इनमें से न जाने कितनी जगहों पर गिरेंगी और दुनिया हमेशा के लिए इन विरासतों से मरहूम हो जाएगी। पर इनसे भी ज्यादा जरूरी है इंसान की जिंदगियां। आपने ह्यूमन चेन की बात कही, यह भी दुनिया पहली बार देख रही होगी। हम लोगों ने अपने ज्ञात इतिहास में अपने सामने या हमसे पहले जिन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा है, अगर उनमें से कुछ लोग जिंदा हैं आज भी, या इतिहास की किताबों में जिनका उल्लेख है, ऐसे नजारे विरले ही कभी हुए होंगे। कम से कम आधुनिक दुनिया में तो लोगों ने नहीं देखा कि एक देश इस तरह से सिर पर कफन बांधकर, खास तौर से उन टारगेटेड पर, उन जगहों पर खड़ा हुआ है, छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, जहां पर तय है कि अमेरिका और इजराइल मिसाइल गिराने वाले हैं, बम गिराने वाले। एक 80 साल के बूढ़े का इंटरव्यू ईरान के वायरल हो रहा है। जब उस पायलट की खोज में अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू किया था, तो वो अपने घर से एक पुरानी जंग खाई हुई राइफल लेकर निकला अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स पर निशाना साधने के लिए, और अपनी पोती से कहकर गया कि बेटी घर से मत निकलना। लेकिन वो नहीं मानी और दौड़ते हुए पीछे आई और उसने चिल्लाकर कहा कि बाबा शूट, गोली मार दो इन लोगों को, इनके हेलीकॉप्टर पर। छोटी सी 8 साल की बच्ची। ये जज्बा दुनिया के बहुत कम मुल्कों के पास होगा। ऐसा जज्बा जहां पर तय है कि अगर बम गिरेगा, मिसाइल गिरेगी, ड्रोन आएगा तो मरना तय है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तरफ इजराइल है जहां पर यह एडवाइजरी जारी होती है कि सायरन बजेगा तो बंकर में चले जाइए। बंकर के सीन हम देख चुके हैं, दुनिया देख चुकी है। बंकर में किस तरह घुस रहे हैं और किस तरह इजरायली भारतीयों को या दूसरे लोगों को रोक देते हैं। हमने ईरान का तो कोई बंकर नहीं देखा। ईरान के नेता, इतने लोग मारे जा चुके हैं, इतनी बड़ी संख्या में उनके कमांडर्स, सुप्रीम लीडर जहां का शहीद हो चुका है। इसके बावजूद सड़कों पर राष्ट्रपति, विदेश मंत्री सब दिखाई देते हैं। यह जज्बा यह बता रहा है कि ईरान को शिकस्त देना आज भी नामुमकिन है। इसलिए अब उस चरण की तरफ हम बढ़ते हैं कि अब जो खतरा है वो खतरा है परमाणु हमले का। डोनाल्ड ट्रंप जैसा सिरफिराही ये कर सकता है कि उसके पास जो बटन है उसे दबा दे परमाणु हमले का। किसी सभ्यता को एक रात में नष्ट करने के लिए परमाणु हमले के सिवा और कोई चारा नहीं। यद्यपि परमाणु हमले से भी सभ्यता नष्ट नहीं होती। जापान नष्ट नहीं हुआ हिरोशिमा नागासाकी के बाद। एक अंतर जरूर है कि हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे वे आज के परमाणु बम के सामने सुतली बम से ज्यादा औकात नहीं रखते। आज इतने भयावह विध्वंसक परमाणु बम है, एटम बम है, हथियार हैं कि उनसे सचमुच में किसी देश की बड़ी आबादी नष्ट हो सकती है, उसे तबाह किया जा सकता है। लेकिन एक विकल्प और है, उस पर हम लोग कम चर्चा कर रहे हैं। दुनिया में बहुत कम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप परमाणु बम गिराने से पहले रासायनिक बम या जैविक बमों हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वे भी इतने ही घातक हैं, उनका प्रभाव भी दशकों तक इंसान की जिंदगी पर दिखाई देता है। कई जगह हुआ है। अमेरिका जैसे देशों ने दुनिया के पिछले कई जगहों पर इस तरह के रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। वहां आज भी जन्म लेने वाले बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात नहीं कर रहा हूं, उसके बाद की बात कर रहा हूं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के पास यही 2-3 विकल्प बचे हैं। अंतिम बात जो आपकी चिंता का विषय और बहुत जरूरी है कि हम कहां हैं। सर आपने ध्यान नहीं दिया, हम और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम है ना,
असम के चाय बागान में चाय की पत्तियां तोड़ते हुए, फोटो शूट कराते हुए हम हैं। हम केरल में आम सभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल में हैं। हमें क्या मतलब है ईरान पर बम गिरने वाला है, आज एक सभ्यता नष्ट होने वाली है। वही ईरान जो सन 2016 में इन्हीं नरेंद्र मोदी की जुबानी इतिहास से भी पुराना हमारा मित्र था, आज उसकी तरफ पलट कर नहीं देख रहे दोस्त के साल में। दोस्त तिल तिल कर मर रहा है, उसका दुश्मन उसे तबाह करने पर आमादा है, और हम चुनाव अभियान में लगे हुए हैं। सिर्फ कल्पना करके देखिए राजीव जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह तक का दौर, क्या हम दुनिया के मंच पर इतने अलग थलग थे? क्या हम पर्दे के पीछे सिर्फ नेपथ्य में खड़े थे, या हम मुख्य मंच पर भूमिका निभा रहे थे? निश्चित तौर पर हमने हर वैश्विक संकट के समय एक अहम किरदार अदा किया है, लेकिन आज की तारीख में हम पर्दा खींचने वाले की भी भूमिका में नहीं है। हम ग्रीन रूम में भी कहीं नहीं बैठे हैं, हम तो बहुत दूर हैं कहीं, हम चुनाव अभियान में लगे हैं। लेकिन ये सारी घटना, इस वक्त का घटनाक्रम भारत और भारत की प्रतिष्ठा को रसातल में पहुंचाने वाला साबित होगा, और इसका खामियाजा हमें दशकों भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं राजीव जी ये जंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम अचानक फिर विश्वगुरु कहलाने लगेंगे, हमारी हैसियत फिर वैसी हो जाएगी जैसी हमेशा से थी। वैसा इकबाल हासिल करने के लिए दशकों लग जाएंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, दशकों लग जाएंगे, सही आप कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोग कर रहे हैं और आते हैं क्लोजिंग पे, समय खत्म हो चुका है। लेकिन एक महत्वपूर्ण यहाँ सवाल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के, अभी देख रहा हूँ अनिल जी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये बयान आया है कि हम पूरे सिविलाइजेशन को, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, ये जो कह रहे हैं, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इनकी पहली लाइन को सब लोग चक शुमाकर से लेकर कई जो सांसद हैं अमेरिका के और जो डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीबी रहे लोग, वो लोग भी, और इसको लेकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और वही कि ये एक्सट्रीमली सिक पर्सन हैं, बहुत ही बीमार हो चुके हैं, बीमार हैं, ये बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को लेके कि एक बेहद बीमार व्यक्ति हैं। ज़रा समझना चाहता हूं कि ये बीमार व्यक्ति कितना बीमार कर सकता है इस सिविलाइजेशन को, इस दुनिया को, या इस नहीं, ये देखिए, ये जो बीमार व्यक्ति बता करके अमेरिकी बर्बरता है उसको ढकने की कोशिश की जा रही है। वो रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को, और उसको चुन करके राष्ट्रपति बनाया गया है। जो हमें ये देखिए, ये जो सिविलाइजेशन है वो इस एंड पे, मतलब इस जगह मुकाम पे पहुंच गया है, जो बर्बरता ही इसका लक्ष्य है। वो पूरा युद्ध, ये सिर्फ ईरान ने तो ईरान डट कर चूंकि सामने रह गया, इसीलिए वो जो है आपको ये दिखाई भी दे रहा है। नहीं तो ये तो बर्बरता कर रहा है, नहीं, आपके चुने हुए राष्ट्रपति को उठा करके ले आया और अपने यहाँ जेल में बंद कर दिया, और वो कंट्री अभी तक है। इसका मतलब है क्या कि आप सोच लीजिए कि उसका क्यूबा में भी आप देखिए क्या किया हुआ है। क्यूबा में वहां अंधेरे में लोग रह रहे हैं, वहां मर रहे हैं लोग, और उसको जो है ये घेराबंदी किया हुआ है। ये पूरा दुनिया को ऐसा ही है, और ऐसे ही हमारे यहाँ भी बोला इसने कि आप बार बार बता रहा है तुम्हारा पॉलिटिकल करियर खराब कर दिया। आप देख रहे हैं ये जो एनार्की उसके कैरेक्टर में दिख रही है, वो अमेरिकन हेजीमनी है, वो ये है, दबंगई है। और वो दबंगई पहले सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में वो व्यक्त करता था, वो इसने एक लफंगे को लिया है ताकि वो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बेबाकी से इस बात को कह सके। इसलिए मैं नहीं मानता कोई पागल आदमी की वजह से अमेरिका ऐसा कर रहा है। अमेरिका ये ऐसा ही, ये जो 1945 मतलब जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना, वो वर्ल्ड ऑर्डर का यही गति होनी थी। और इस गति में, और इस गति में प्रॉब्लम ये आ गया कि चाइना हिस्सा बता रहा है, तो हिस्सा नहीं देना है।
ये दिक्कत आ गई है, ये कोलैप्स है, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका ये कैरेक्टर को दिखा रहा है। दूसरी बात ये है कि ये जो एक वर्ड बोला ना, इसका मतलब है क्या कि दुनिया की सभ्यता इस जगह पहुंच गई है जिसको कि ऐसी चुनौती देने वाला आदमी भी डटा हुआ है। ये सबसे दुख चिंता का विषय है। और हमारे जैसे मुल्क को तो सबसे पहले, बड़ी आबादी का देश वगैरह छोड़ दीजिए, हम ही एक ऐसा कंट्री है, ईरान भी जो पर्सिया है वो भी बीच में दब गया था, लेकिन भारत ऐसा एक मुल्क है जब से ये सिविलाइजेशन है तब से कंटिन्यूअस है। हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है वर्ल्ड के, और उसको ये सभ्यता की चुनौती दे रहा है, और उस पर एक शब्द नहीं। और आपको बताऊं, मैं ये अखबार देख रहा हूं, एक पे मालदह प्रोटेस्ट के बारे में ये है, एक एडिटोरियल एक बहुत बड़े अखबार का है, इसके कि हम लोग आप लोग पहन रहे हैं। दूसरा जो है उसका एडिटोरियल है, वो है इसके बारे में, एक मिनट जरा सा मैं आपको, वो है क्या कि इलीगल माइनिंग सेंट्रल इंडिया पे डूब मरना चाहिए हम लोगों को। कोई जर्नलिस्ट होने का आपको शर्म हम लोगों को आनी चाहिए कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं। दूसरे दिन देख रहा था प्लास्टिक के जो यूज पर एक एडिटोरियल था, मतलब कि कैसा, कहां हम लोग पहुंच गए हैं कि हमने जो है, मतलब कि युद्ध चल रहा है उसमें जो है आप क्या उसमें सितार भी नहीं बजा सकते आप तो इतने गए बीते हैं कि आप जो है क्या कहते हैं कंकड़ और पत्थर की बात कर रहे हैं। मतलब आप बताइए कि कितना हमारा ये जो चैलेंज है उसको दुनिया और आश्चर्य है। अरे पूरे वर्ल्ड का यूनाइटेड नेशंस वगैरह को तो खत्म कर दिया ना, इसीलिए तो पाकिस्तान को कह रहा था कि मेडिएट करो, इसीलिए कि उसने चुना एक कंट्री जिसका कि न यूनाइटेड नेशंस में यकीन है, न किसी चीज में यकीन है, उसको खुद पे यकीन नहीं है, उसको चुना ताकि उसको जो मन में आए तो आप बता सकिए। लेकिन ईरान ने नहीं माना। मैं कल हमको लोग बोल रहे थे एक चैनल पे कि पाकिस्तान निगोशिएट का नाम क्या था, आप उस निगोशिएशन पर ध्यान रखिए। मैं तो एकदम क्लियर हूं कि पाकिस्तान की बात ईरान नहीं मानेगा। क्यों मानेगा और कैसे मानेगा? ऐसे ये लफंगे कंट्रीज में से एक है, उसका बात ईरान जैसा सभ्य कंट्री मानेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान आया है और कह रहा है कि जंग आगे अगर बढ़ी तो हम सऊदी अरब के साथ जाएंगे, हमारा पैक्ट उसके साथ हुआ है ईरान के खिलाफ। हो गया, मैंने कल यही कहा था कि सऊदी के साथ बैठा हुआ है वो ईरान में, जंग आगे बढ़ी तो बताइए कि उसने घोषणा कर दी कि हम उसके साथ हैं। कम से कम गनीमत मानिए भारत का। उसने धमकाया भी है अनिल जी, उसने पाकिस्तान ने धमकाया ईरान को कि सऊदी के ऊपर कल रात को तुमने जो बम्बार्डिंग की है वो ठीक नहीं है और हमारा इंटरनल पैक्ट है और हम सऊदी के साथ जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि सऊदी नहीं चाहता है कि युद्ध हो, सऊदी नहीं चाहता है, ये कोई गल्फ कंट्री नहीं चाह रहा है कि युद्ध इस तरह हो और हम लोग मिट जाएं। क्योंकि अमेरिका को तो कुछ लेना नहीं। अमेरिका के आर्म्स इंडस्ट्री जो है वो जो बैकलॉग है उसका है पड़ा हुआ, वो सब उसने खत्म कर लिया। अब उसको इतने ऑर्डर्स मिलने वाले हैं और 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का 40% इंक्रीज के साथ डिफेंस बजट रखा है ये क्या कहते हैं ट्रंप ने। तो आर्म्स इंडस्ट्री बल्ले बल्ले है। हमारे यहाँ भी देखना चाहिए कि कौन सा इंडस्ट्री फायदा में है इस ईरान के 38 से 40 दिन के वॉर के बारे में। जब भी कोई ऐसा हो पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक इशू, तुरंत देखिए इकोनॉमी पर इसका कौन सा फायदा उठा रहा है। और वो भी मैं मतलब लोग अपना देखेंगे ही, समझदार लोग पता कर लेंगे कि कौन कौन लोग इसमें फायदा उठा रहा है। और अभी एक और चीज बता रहा हूं, हिंदुस्तान क्या किया है, इंश्योरेंस को 1.3 बिलियन डॉलर्स का एक सॉवरेन गारंटी दे रहा है। किसके लिए दे रहा है, किसके लिए? वो पोर्ट्स और शिपिंग इंडस्ट्री वाला जो जिनका चलता रहे उनके लिए दे रहा है कोई अभी। और ये तो आप देख लीजिए, एक लास्ट पॉइंट आपको रखना जरूरी है, ये मैं चाहता हूं कि लोग जाने। आपने 38 दिन के वार में सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और भाजपा के नेक्सस को चुनाव जीतने के लिए पूरा वॉक ओवर दे दिया। कोई चर्चा ही नहीं है। और आप ही लोग सोशल मीडिया ही था एक उनका सहारा विपक्ष का, वो भी ईरान वार में लग गया। उनके पास तो कोई है नहीं और उसका कॉन्क्लेव चला रहा है, मोदी मीडिया और ये चला रहा है सब। उनका लेवल प्लेइंग फील्ड नाम का सब पूरा समतल हो गया। अब एक ही प्लेयर है मैदान में, वो है दौड़ करके फर्स्ट हो जाएगा। और ये चुनाव, ये जो फॉल आउट होगा ईरान वार का,
वो आप देखिएगा। असम भी जीतेगा। बंगाल के बारे में मैं आप लोगों सबसे असहमत रहता हूँ। बंगाल वो बांट लेंगे, वो दे देंगे इसको क्या कहते हैं टीएमसी को, वो क्योंकि उनको आगे फायदा करने वाली है। तो ये मेरा है कि पूरा वॉक ओवर जो है, और आराम से वो घूम रहा है मैदान में, चाय बागान और ये में। अरे मतलब हमको लग रहा है कि एज ए नेशन हमारा क्या भविष्य है, इसके बारे में बात करिए। सभ्यता को वो मार तो नहीं सकेगा क्योंकि बहुत आगे है वो। वहां ही अमेरिका का, ब्राजील का देखिए स्टेटमेंट सब देखिए किस तरह से उनको ललकारता है वो लूला। और हम बगल में है उसको सबसे ज्यादा, मतलब वो अमेरिकन कंटिनेंट में है, लेकिन वो कितना ताकत से डटा हुआ है। क्यूबा है और उसके बाद भी डटा हुआ है। और हम लोग जो है, हम लोग बनाना भी कंट्री, हमको लग रहा है कि नहीं दूसरा कुछ वर्ड निकालिए, ये कंट्री है ही नहीं। और पाकिस्तान आप बताइए धमकी दे रहा है, उसकी इतनी हिम्मत है, और हम धमकी देने और क्या कहते हैं समर्थन देने किसी लायक नहीं है। क्या मतलब क्या मतलब जेंडर ही बदल गया है पूरा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, परिस्थितियां कैसे बदल गई हैं। लेकिन आज की रात क्या सचमुच कत्ल की रात होगी? आज की रात क्या सचमुच कयामत की रात होगी? आज की रात क्या सचमुच डोनाल्ड ट्रंप एक सिविलाइजेशन के का अंत करेंगे, जो कह रहे हैं एक सभ्यता का अंत होगा, या यहाँ से एक नई शुरुआत होगी? ज़रा देखते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट आज की रात जैसे कह रहे हैं, अमेरिकन ज़्यादा कह रहे हैं, उसको देखते हैं। और इस बीच ईरान का IRGC ने साफ साफ कहा है कि आज हमारे लिए नहीं मिस्टर ट्रंप, आपके लिए कयामत की रात होगी। तो देखते हैं, ईरान का जज्बा भी उसी हिसाब से है। अब कौन किसके लिए कयामत की रात बना के आता है वो सुबह तक पता चल ही जाएगा। लेकिन इस चर्चा को आप चूँकि समय बहुत हो गया है, समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलिंदु जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, और साथ में जुड़े